जय हिंद। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। खास करके वो लोग अवश्य स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, जो फिलहाल किसी न किसी अतिवृष्टि वाले क्षेत्र में फंसे हुए हैं, किसी न किसी प्रकार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना और अपनों का, सुरक्षित रहिए और साथ ही पढ़ाई करते रहिए। जैसा कि हमारा असिस्टेंट रजिस्ट्रार संबंधी जो क्लासेस चल रही हैं, और उसमें हम जो 8th यूनिट था उसको कवर कर रहे थे, जिसमें हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से पूरी कहानी को चालू किया था। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति से कहानी उतरते उतरते हमारी कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, विधि शिक्षा और अन्य टॉपिक्स को हमने कवर किया था। उस यूनिट का आज ये आखिरी लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, औपचारिक शिक्षा क्या होती है, अन्य चीज़ें क्या होती हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तत्पश्चात अर्थात इस लेक्चर के पश्चात हमारा ये यूनिट समाप्त होगा और हम अगली यूनिट क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक क्या दिया हुआ है, दूरस्थ शिक्षा दिया हुआ है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा को समझने के पहले हम थोड़ा सा पहले शिक्षा समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपको टॉपिक दिया हुआ है दूरस्थ शिक्षा, और एक आपको उसी में टॉपिक मिल जाएगा औपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, तो इसको हम टॉपिक को पहले समझ लेते हैं, तत्पश्चात हम क्या समझेंगे, दूरस्थ शिक्षा क्या होती है अथवा औपचारिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, देखो शिक्षा जो हमारा इसमें सिलेबस में दिया हो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो शिक्षा दो प्रकार से रहती है। ठीक है, किस किस प्रकार से, ठीक है, शिक्षा को हम दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक क्या होता है औपचारिक शिक्षा, एक क्या होती है औपचारिक शिक्षा, और दूसरी क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा। दूसरी क्या होती है अनौपचारिक शिक्षा। देखो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा में बेसिक जो एक इसको क्या बोलते हैं ऑफिशियल अनऑफिशियल टाइप से जो इसको बोला जाता है, उसमें क्या होता है एक जो बेसिक अंतर होता है। तो समझ लो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, अधिकांश लोग ऐसे होंगे जो प्रॉपर कहाँ गए होंगे, कॉलेज गए होंगे। मतलब अगर 4 साल की डिग्री है, 3 साल की डिग्री कोर्स रहा होगा, तो आप 4 साल 3 साल क्या होंगे, डेली आप कॉलेज जाते रहे होंगे, प्रैक्टिकल वर्क करते रहे होंगे। ठीक है, और सभी प्रकार की अटेंडेंस आपकी लगती रही होगी और फाइनली आपको क्या मिली होगी, डिग्री मिली होगी। तो इस प्रकार से जो शिक्षा चलती है, जिसमें क्या होता है विद्यार्थी को क्या करना पड़ता है, किसी न किसी एक स्पेसिफिक जगह पर जाना होता है। वो स्पेसिफिक जगह आपका स्कूल हो सकता है, आपका कॉलेज हो सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी हो सकती है, या कोई अन्य संस्थान हो सकता है, प्राइवेटली गवर्न इंस्टीट्यूट हो सकता है, जहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। वो क्या होती है ऑफिशियल एजुकेशन होती है, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं उसको। क्या है, क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। दूसरा तरीका क्या होता है अनफॉर्मल या अनऑफिशियल, जिसको हम बोल सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा। उसमें क्या होता है कि ये लोग भी क्या होते हैं, सरकार के नियमों के तहत ही संचालित होते हैं। ये लोग भी सरकार के नियमों के तहत संचालित होते हैं, ये लोग भी सरकार के नियमों के तहत संचालित होते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी को एक पर्टिकुलर स्थान पर जाकर के अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अपने घर पर, अपने स्थान पर जहाँ भी कार्य करता है, उस स्थान पर रहते हुए अपने समय की सुविधा अनुसार, मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको सुबह 10 बजे जाना पड़ेगा, शाम को 5 बजे तक वहाँ पे रहना पड़ेगा, या सुबह 8 बजे से कॉलेज है आपका तो और 4 बजे तक है तो तब तक रहना पड़ेगा। मतलब इस संस्थान द्वारा जो एक टाइम फिक्स किया गया है उसके अनुसार क्या रहना पड़ेगा, आपको बंद करके रहना पड़ेगा। जबकि अनऑफिशियल या अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था में क्या होता है, जो विद्यार्थी होता है वो अपनी सुविधा अनुसार, अपने समय अनुसार क्या करता है, अध्ययन करता है। यहाँ पर किसी भी समय कभी भी क्या है, आपको संस्थान में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, संस्थान जैसा कोई यहाँ पर सेटअप नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बेसिक अंतर समझ गए होंगे कि ऑफिशियल शिक्षा क्या होती है और अनऑफिशियल एजुकेशन क्या होती है। ठीक है, तो इसमें आप आगे बढ़ते हैं। इसको समझते हैं, इस डायग्राम को बाद में समझते हैं, पहले समझ लेते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा प्रणाली, दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है। ठीक है, एक मिनट ना। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षा को स्थान विशेष अथवा समय विशेष में मौजूद होने की आवश्यकता नहीं होती। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ना अनौपचारिक शिक्षा में, दूरस्थ शिक्षा क्या है, एक प्रकार की अनौपचारिक शिक्षा है। अच्छा, इस चीज को पहले से क्लियर कर लो। आपके सिलेबस में क्या दिया हुआ है, आप अपना सिलेबस उठा करके देखिए, और वहां पे लिखा होगा औपचारिक शिक्षा, और दूसरा एक शब्द लिखा होगा दूरस्थ शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा के लिए कायदे से उनको क्या लिख के देना चाहिए था, अनौपचारिक शिक्षा, और ब्रैकेट में लिख सकते थे दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, और औपचारिक शिक्षा तो उन्हें लिख के दिया ही है। ठीक है, बट फिर भी उन्हें लिख के नहीं दिया तो हम तो पढ़ेंगे उस हिसाब से। तो क्या हो गया, दूरस्थ शिक्षा क्या है, शिक्षा की वह प्रणाली जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी को एक स्थान विशेष अथवा समय विशेष में मौजूद रहने की आवश्यकता नहीं होती। मतलब अभी हमने डिस्कस किया ना कि एक जो ऑफिशियल एजुकेशन, उसमें एक जगह पे क्या रहना पड़ेगा, टीचर और स्टूडेंट को एक जगह पे आना पड़ेगा। जबकि अनऑफिशियल अनफॉर्मल जो एजुकेशन है उसमें क्या है, एक स्थान पर आने की, स्थान विशेष पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। इसे अनौपचारिक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, जस्ट अभी उन्होंने डिस्कस किया। यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तौर पर तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों में क्या होती, उदार होती है। क्या विशेषता होती है इसकी, पहली कि यहाँ पे एडमिशन प्रक्रिया, प्रवेश मानदंड, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी, थोड़ी आसान रहेगी।
फॉर्मल एजुकेशन में अगर आपको क्या लेना है, मेडिकल एजुकेशन में एडमिशन लेना है या इंजीनियरिंग उसमें प्रक्रिया में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जो कि प्रक्रिया क्या है, थोड़ी लंबी है, कठिन है, आपको समय लगता है उस एंट्रेंस एग्जाम को निकालने में, ठीक है। जबकि अगर आपको वही इंजीनियरिंग शिक्षा क्या कहाँ से प्राप्त करनी है, डिस्टेंस एजुकेशन से प्राप्त करनी है, तो आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सिंपल जाइए उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में और बोलिए कि मुझे कल से इंजीनियरिंग करना है, और आपकी इंजीनियरिंग क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। कल से मतलब कि जब भी सेशन चालू होता है तब से, है ना। अब ऐसा नहीं कि कल ही आप बुरिया बिस्तर उठा के बोले लाओ एडमिशन दो, ऐसा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, यह प्रणाली अध्यापन तथा शिक्षण के तरीकों तथा समय निर्धारण के साथ साथ गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं समझौता किए बिना प्रवेश मानदंडों में क्या करती है, उदार होती है। प्रवेश मानदंड क्या रहेंगे, एडमिशन प्रक्रिया क्या रहेगी, आसान रहेगी, गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाता, मतलब क्वालिटेटिव एजुकेशन क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। अब आते हैं भारत में कि भारत में मुक्त शिक्षा के लिए क्या इसको दूरस्थ शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई है। तो भारत की मुक्त तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली में राज्यों के मुक्त विश्वविद्यालय, शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएं तथा अन्य विश्वविद्यालय शामिल है। इसमें दोहरी पद्धति परंपरागत विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान भी क्या है, शामिल किए जाते हैं। देखो सिंपल सा है, भारत में जो दूरस्थ शिक्षा का पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, डिस्टेंस एजुकेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो किस रूप में चल रहा है, ओपन एजुकेशन के रूप में चल रहा है। किस रूप में चल रहा है, ओपन एजुकेशन के रूप में चल रहा है, अर्थात मुक्त शिक्षा के रूप में चल रहा है, जिसको आप क्या बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा ना, मुक्त विश्वविद्यालय, क्या बोलते हैं उसको, ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। तो जो ओपन यूनिवर्सिटीज हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन प्रोवाइड करने का क्या है, एक माध्यम है। अगर भारत में आपको दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करनी है किसी भी कोर्स से संबंधित, तो किसके पास जाना पड़ेगा, आपको ओपन यूनिवर्सिटीज के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपको। ये तो क्या था, दूरस्थ शिक्षा का बेसिक था, ठीक है। अब जैसा कि हमने डिस्कस किया, परिभाषा में हमने क्या बोला कि कहीं एक स्थान पर क्या है, किसी को मिलने की आवश्यकता नहीं हो, मतलब जो शिक्षक है और जो शिक्षार्थी है, शिक्षार्थी मतलब स्टूडेंट जो है, दोनों को किसी भी एक स्थान पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। समझ लो ये क्या है, संस्थान है, ये क्या है, संस्थान है, ये क्या है, यूनिवर्सिटी है। अब क्या होगा, यहाँ से जो शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है, तो कायदे से ये जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, और ये जो टीचर है, इन सबको कहाँ आना चाहिए था, यहीं आना चाहिए था, और यहीं सब आते और यहीं पे क्या होते, शिक्षा प्राप्त करते। अगर वो सभी यहीं पे आते, ये सब स्टूडेंट सभी यहीं पर आते और टीचर भी यहीं पे आते, तो ये क्या कहला जाती है, आपकी औपचारिक शिक्षा कहला जाती है, जो सामान्य शिक्षा चलती है। और अगर ये यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाती है, अनौपचारिक शिक्षा हो जाती है, ये क्या हो जाती है, दूरस्थ शिक्षा हो जाती है, ये क्या हो जाती है, आपकी मुक्त शिक्षा हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, आपकी डिस्टेंस एजुकेशन हो गई। किसी को, ना टीचर को ना स्टूडेंट्स को यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सब अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए और शिक्षा प्राप्त कीजिए, क्वालिटेटिव एजुकेशन प्राप्त कीजिए, और एक आसान एडमिशन प्रक्रिया के माध्यम से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। यह प्रणाली सतत शिक्षा, सेवारत कर्मियों की क्षमता उन्नयन तथा शैक्षिक रूप से वंचित क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षुओं के लिए गुणवत्ता मूलक स्तर शिक्षा के क्या है, अधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, अगर कोई ऐसा वर्ग है, अगर ऐसा कोई समुदाय है जिसको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रही, मतलब वो क्या है, वंचित क्षेत्र में रहता है, जहाँ फॉर्मल एजुकेशन नहीं पहुंच पा रही, जहाँ तक सरकार के जो तंत्र है फॉर्मल एजुकेशन के वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा ऐसा स्थान है और वहाँ पे अन्य चीज़ों की समस्या हो रही, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डिस्टेंस एजुकेशन एक क्या है, बड़ा रोल प्ले करती है शिक्षा प्रदान करने में। अब आते हैं हम इसकी विशेषताएं क्या होती हैं उसके बारे में। तो दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है। पॉइंट क्लियर, किसी भी संस्थान में जाकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने घर में बैठे रहिए, पढ़ाने वाला भी अपने घर में, आप भी अपने घर में रहिए, खत्म बात, ठीक है। दूसरा, कि सभी पाठ्यक्रमों के लिए क्लासों की संख्या तय होती है और देश भर के कई केंद्रों पर उनकी क्या होती है, पढ़ाई होती है, ठीक है। पाठ्यक्रमों के लिए क्या है, एक सभी क्लास प्रकार के कोर्सेज के लिए एक पाठ्यक्रम बना हुआ है। मतलब अगर आप बीएससी में, बीए में, बीकॉम में, बीई में, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लीजिए, एक पाठ्यक्रम बना हुआ है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग क्या होगी, क्लासेस बताई जाएगी, कोर्स दिया जो भी कक्षाएं वो दी जाएंगी। इसके अलावा सूचना क्रांति और इंटरनेट का दूरस्थ शिक्षा और आसान एवं क्या हो गई, प्रासंगिक हो गई। ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, ये क्या है, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, किस चीज में, दूरस्थ शिक्षा को और क्या करना, डाइवर्सिफाई करने में। दूरस्थ शिक्षा के क्या है, पेनिट्रेशन में, पेनिट्रेशन मतलब कि उन क्षेत्रों में भी पहुंचाने में मदद कर रहा है जहां हम क्या है, नहीं पहुंच पा रहे थे, ठीक है। इसके अपने नुकसान भी है, हम नुकसान आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे, बट अभी के लिए हमारे लिए क्या है, इसके मतलब सूचना क्रांति के, ठीक है, सूचना क्रांति के नुकसान भी है दूरस्थ शिक्षा में, उसको हम देखेंगे कैसे वो हमारे लिए नुकसानदायक है, बट अभी के लिए फायदेमंद है। फायदेमंद कैसे है, कि उसके कारण, सूचना क्रांति के कारण, इंटरनेट के कारण, सूचना क्रांति मतलब जैसे टीवी वगैरह हो गई, और इंटरनेट तो आपका इंटरनेट है ही, जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको क्या है, कुछ पढ़ा रहा हूँ, आप वहाँ पे कुछ पढ़ रहे हैं, हम क्या है, एक डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से क्या है, जुड़े हुए हैं, हम क्या है, डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में क्या है, जुड़े हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है।
तो ये हो गया। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्या और विशेषता है कि विजुअल क्लासरूम लर्निंग, इंटरेक्टिव ऑन साइट लर्निंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विद्यार्थी देश के किसी भी राज्य में घर बैठे रह करके घर बैठे क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सिंपल सा होता है, जैसे मैं उदाहरण से सिंपल से बात करूँ, बहुत सारे आज की तारीख में ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं, खास करके जो स्कूल किड्स रहते हैं उनके लिए, ठीक है। अगर कोई 6वीं कक्षा 7वीं कक्षा 8वीं कक्षा का बच्चा रहता है उसके लिए क्या बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिंपल से बता दें, बायजूस में चलता है, ठीक है। बायजूस में चलता है, तो बायजूस में क्या होता है, इन बहुत सारे इंटरेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि बच्चा क्या हो सकता है उनसे जुड़ सके। वो क्या हो जाता है आपका फॉर्मल इसका अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था अथवा दूरस्थ शिक्षा व्यवस्था क्या हो जाता है, एक रूप हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थी अपनी आवश्यकता अनुसार अपने पढ़ने की समय तालिका बना सकते हैं। देखो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर आप क्या करेंगे, आपकी शिक्षा क्या है, औपचारिक प्रकार की है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इस यहाँ पे संस्थान में आना पड़ेगा और मान लो सुबह 8 से 5 बजे तक यहाँ रहना पड़ेगा और आपका टाइम टेबल उनके अनुसार चलेगा। पर इस वाली व्यवस्था में क्या है, अनौपचारिक या दूरस्थ शिक्षा में आपका टाइम टेबल आप स्वयं बनाएंगे ना, अपने मालिक आप स्वयं बनेंगे। इसके अलावा कम खर्चीली दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करने की फीस क्या है, काफ़ी कम होती है। यहाँ पे अगर आपको इंजीनियरिंग की फीस 1 लाख रुपए लग रही है सालाना, तो यहाँ पे वही चीज़ हो सकता है आपके 5,000 7,000 में काम हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीस यहाँ पर नहीं होती। इसके अलावा काम के साथ पढ़ाई की जा सकती है। बहुत सारे आपके भाई बहन होंगे, बहुत सारे आपके मित्र होंगे जो बोलते होंगे कि वो क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो उनकी पढ़ाई किस प्रकार की चल रही होती है, दरअसल वो दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चल रहा होता है उनका। कि मतलब समझ लो जॉब के साथ साथ क्या कोई बोलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, पीजी किए ले रहा हूँ, ठीक है, जॉब के साथ क्या कर रहा हूँ, मैं पीजी कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो किस प्रकार की पढ़ाई कर रहा है, दरअसल डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है। इसके अलावा कम अंक आने पर भी मनपसंद कोर्स में दाखिला मिल जाता है, ये एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। अगर आपके कम अंक क्या हो जाते हैं, मार्क्स क्या हो जाते हैं, कम आते हैं, तो आप क्या है, एक फॉर्मल एजुकेशन में एक अच्छे संस्थान में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। जबकि यहाँ पे क्या ऐसे अच्छे संस्थान और अच्छे कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जबकि यहाँ पे ऐसी कोई समस्या नहीं है। आपको जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए उस कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा आपको, ठीक है। इसके अलावा साधारण कोर्स के साथ वोकेशनल कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स भी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से क्या है कि प्राप्त किया जा सकते हैं। वोकेशनल कोर्स मतलब जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, व्यावसायिक शिक्षा, आप लोग तकनीकी शिक्षा जब हमने पढ़ा तभी हमने व्यावसायिक शिक्षा के पोर्शन को कवर किया था एनसीबीटी और एनसीबीटी के रूप में, ठीक है। पॉलिटेक्निक कॉलेज, आईटीआई कॉलेज, ये सब क्या है, व्यावसायिक शिक्षा के रूप हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या है, इसको कवर किया था। प्रोफेशनल कोर्सेज हो गए, ये सब भी क्या हो जाते हैं, आपके दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा आजकल दूरस्थ शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी प्रकार जिस भी प्रकार का कोर्स आप करना चाहें वो कोर्स कर सकते हैं। अब आते हैं चुनौतियों में, दूरस्थ शिक्षा के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं, ठीक है। तो बिना आत्मानुशासन या अच्छे संगठनात्मक कौशल के अभाव में विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा के मोड में की जाने वाली पढ़ाई में पिछड़ सकते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, आप में से यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, कई लोग सिर्फ मोबाइल इसलिए चला के बैठे होंगे, कुछ दिख गया होगा वीडियो उनको, इसलिए वो मोबाइल चला के बैठे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, आत्म अनुशासन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे अंदर आत्म अनुशासन नहीं है कि अगर सामने वाला शिक्षक पढ़ा रहा है तो हम उसको क्या है उतने लंबे समय तक पूरी क्लास को अटेंड करें। हम घर में बैठे होते हैं, वीडियो क्लासेस चल रही हैं, हम बैठे वहीं पे सब्जी काट रहे हैं, वहीं पे खाना चल रहा है, मम्मी भी कुछ बोल रही हैं, वो भी काम कर रहे हैं, कान में ठप्पी लगी हुई है, सर भी कुछ बोल रहे होंगे, ठीक है। ऐसे 50 काम चल रहे होते हैं, हमारे अंदर आत्मसंयम नहीं है, आत्मानुशासन नहीं है। ये सबसे बड़ा नुकसान है किस चीज़ का, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम का, ठीक है। इसके अलावा छात्र बिना किसी शिक्षक और सहपाठियों के अकेला महसूस कर सकते हैं, परिणाम स्वरूप वे अवसाद से पीड़ित हो सकते हैं। ये भी एक समस्या रहती है। भाई देखो होता क्या है कि जब आप क्या है एक संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पे आपके मित्रगण बनते हैं, शिक्षक आते हैं जो आपको क्या करते हैं, गाइड करते हैं, जो आपके मित्र क्या है आपके समय समय मदद करते हैं हर चीज़ में। अब इस वाले डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में तो क्या है भाई, आप अपने घर में बैठे हुए हैं। अब इस जब घर में आप अकेले बैठे रहेंगे, हर समय अकेले बैठे रहेंगे, तो आप क्या हो सकते हैं, अवसादग्रस्त हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है आपको, ठीक है। इसके अलावा खराब इंटरनेट कनेक्शन या पुराने कंप्यूटर पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री को निराशाजनक बना सकते हैं। अब क्या हुआ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया ना कि संचार और इंटरनेट क्रांति के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा क्या हुई, आसान हुई है। पर यहाँ पे तो समस्या बताई जा रही है, खराब इंटरनेट कनेक्शन, पुराने कंप्यूटर, पाठ्यक्रम एक्सेस करने वाली सामग्री, इन सब के कारण क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं दूरस्थ शिक्षा में समस्या उत्पन्न होती है हमारे, ठीक है। भाई आपका इंटरनेट खराब है, अगर कनेक्शन खराब है, उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लें ग्रामीण क्षेत्रों में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर कनेक्शन, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में फाइबर कनेक्शन या जिसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन बोलते हैं, वो क्या है मिलना बहुत मुश्किल है, अभी भी बहुत मुश्किल है, ठीक है। सरकार क्या चला रही है, फाइबर प्रोग्राम चला रही है, पर फाइबर प्रोग्राम क्या है उतना अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है, सफल नहीं हुआ। लगभग 2.5 लाख पंचायतों में, ठीक है, 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में फाइबर कनेक्शन पहुंचाया जाना था। काफ़ी पुराना प्रोग्राम है, बट अभी तक क्या है उसका वो नहीं हो पाया, पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। खैर, तो खराब इंटरनेट समस्या हो गई, कंप्यूटर पुराने हो गए, पाठ्यक्रम एक्सेस नहीं हो पाता, इसके कारण क्या होता है, समस्या खड़ी होती है।
इसके अलावा कई विषयों में छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है, अतः दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ऐसे विषयों को सीखना क्या है, काफी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि आप क्या कर रहे हैं, समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें प्रैक्टिकल वर्क की क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। समझ लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, बीएससी इन बायोलॉजी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप, बीएससी इन बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी से आप क्या कर रहे हैं, बायोलॉजी मतलब वो साइंस वाले पोर्शन से आप क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं। या फिर क्या कर रहे हैं आप, समझ लीजिए कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं आप, क्या डिस्टेंस एजुकेशन से, जहाँ पे प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अब भैया अगर आपके पास प्रैक्टिकल वर्क नहीं आएगा, आपके पास प्रैक्टिकल वर्क क्यों नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आप तो अपने घर में बैठे हुए हैं। प्रैक्टिकल वर्क तो कहाँ होगा, लाइव होता है, संस्थान में आके खुद करना पड़ता है। यहाँ पे तो आपके संस्थान में आने में आवश्यकता ही नहीं थी, संस्थान आने की, तो आप अपने घर में बैठे हुए हैं। तो आपने क्या किया, कभी भी प्रैक्टिकल लर्निंग हो नहीं पाई, कभी भी व्यवहारिक शिक्षा आप प्राप्त नहीं कर पाए। तो जो आपने सैद्धांतिक ज्ञान पढ़ा था उसको अभी भी क्या है, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। हमारे क्षेत्र में एक कहावत है, ठीक है, वो कहावत क्या है, पढ़ना और लड़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है, पढ़ना और लड़ना। ठीक है, लड़ना मतलब क्या होता है, पढ़ना मतलब क्या होता है, सैद्धांतिक ज्ञान का अर्जित करना, और लड़ना मतलब क्या होता है, व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करना। ठीक है, तो अगर आपके जीवन में आप सिर्फ सैद्धांतिक ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आ रहा है आपके पास, व्यवहारिक ज्ञान नहीं आ रहा है, तो आपका ये वाला ज्ञान क्या है, बहुत कम, बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा उपयोग नहीं आ पाएगा। ठीक है, खैर, तो ये क्या हो जाता है, आपका प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है यहाँ पे संभव नहीं हो पाता। इसके अलावा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की भांति विद्युत व्यवस्था का अभाव है, जो दूरस्थ शिक्षा में रुकावट बनी हुई है। अभी आपने कुछ दिन में इस चीज को क्या है, काफी अनुभव किया होगा। ठीक है, लाइट वगैरह जाती रहती है। अब आते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि भारत में जो दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करने का माध्यम जो था, अभी हमने पीछे डिस्कस किया थोड़ा सा उसके बारे में, मुक्त शिक्षा। ठीक है, ओपन एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटीज, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रोवाइड करने का जो एकमात्र दायित्व सौंपा गया, किसको सौंपा गया है, मुक्त यूनिवर्सिटीज को, मुक्त विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है, जो किसके नियंत्रण में है, राज्यों के नियंत्रण में है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आता है NIOS। मेरे ख्याल से सबने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, फुल फॉर्म भले ना सुना हो, बट NIOS शॉर्ट फॉर्म में आपने सबने सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। NIOS एक मुक्त विद्यालय है जो पूर्व स्नातक स्तर तक के विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को शिक्षा क्या करता है, प्रदान करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो कि आज की तारीख में क्या है, आपका शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की क्या की गई थी, विद्यालय क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई NIOS की, 1989 में, आपको याद रखना है। तत्पश्चात क्या होता है, जुलाई 2002 में HRD द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का नाम बदल करके राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान किया गया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ये नाम कब रखा गया, जुलाई 2002 में रखा गया NIOS। इसका उद्देश्य क्या है, औपचारिक प्रणाली के विकल्प के रूप में मुक्त शिक्षा प्रणाली, औपचारिक प्रणाली का विकल्प, औपचारिक प्रणाली का विकल्प क्या है, अनौपचारिक प्रणाली। और अनौपचारिक प्रणाली को आप किस रूप में जानते हैं, दूरस्थ शिक्षा, और दूरस्थ शिक्षा को आप किस रूप में जानते हैं, मुक्त शिक्षा। ठीक है, तो औपचारिक प्रणाली का विकल्प प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया था, NIOS का गठन किया गया था। प्राथमिकता प्राप्त शिक्षार्थी समूहों को पूर्व स्नातक तक की क्या करना, शिक्षा प्रदान इसके माध्यम से की जा रही थी। ठीक है, अब आते हैं इसके तहत और अन्य चीजों जो चीजें चल रही हैं दूरस्थ शिक्षा के तहत, अन्य क्या क्या चल रहा है, तो उसमें क्या आता है आपका, ओपन यूनिवर्सिटीज, मुक्त विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयर आर प्रेजेंट 14 स्टेट यूनिवर्सिटीज, इस डेटा को एक बार आप अपने स्तर पे क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे। मैंने कई बार क्रॉस चेक करने का और वेरीफाई करने का प्रयास किया, मुझे कोई भी गवर्नमेंट डेटा ऐसा नहीं मिला जो इस डेटा को क्या कर सके, मेरे क्या कर वेरीफाई कर सके। ठीक है, ये डेटा आपको कई जगह मिलेगा, बहुत जगह मिलेगा, पर ये डेटा वेरीफाई नहीं हो रहा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे एक दो जगह ऐसे भी मिली जहाँ 15 यूनिवर्सिटीज के भी नाम दिए हुए थे। ठीक है, तो इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। देयर आर एट प्रेजेंट 14 स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज सेट अप बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स। ग्रांट्स आर सिंगल मोड क्या है, इंस्टीट्यूशंस व्हिच मींस दे प्रोवाइड एजुकेशन ओनली इन क्या है, डिस्टेंस मोड। ये ओपन यूनिवर्सिटी जो 14 ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, किसके द्वारा गठित की गई हैं, स्टेट्स के द्वारा गठित की गई हैं, स्टेट द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से गठित की गई हैं, राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से गठित की गई हैं। और ये सिर्फ एक काम कर रही हैं, क्या है, डिस्टेंस मोड पर एजुकेशन प्रोवाइड करना। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो जो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी थी वो कौन सी थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना 1982 में गठित की गई थी। भीमराव अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद तेलंगाना 1982, याद रखना है आपको, पहली ओपन यूनिवर्सिटी देश की। ठीक है,
दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय 1985 दिल्ली, ठीक है, ये दूसरी थी और सबसे बड़ी है देश की, ठीक है। तीसरा है मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश में एकमात्र है, वो कौन सी है? मध्य प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी, भोज ओपन यूनिवर्सिटी। इसको कब गठित किया गया था? 1981 में। ये कहाँ है? राजधानी भोपाल में है। कहाँ? ये राजधानी भोपाल में स्थित है, ठीक है। ये क्या था आपका दूरस्थ शिक्षा के संबंध में कुछ टॉपिक्स थे, जिनमें से क्या हो जाता है, आपकी मोटी मोटी बातें लगभग पूरी कवर हो जाती है। अब आपके उसमें दिया हुआ है औपचारिक शिक्षा क्या होती है। देखो, औपचारिक शिक्षा के बारे में जो बेसिक्स था मैंने आपको बता दिया, एग्जैक्टली सिर्फ उतना ही है। औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो पहले से तय की गई है, एक एग्जैक्ट पाठ्यक्रम होगा, विद्यार्थियों को मतलब शिक्षार्थियों को और शिक्षक को कहाँ मिलना है दोनों को, उसका एक मीटिंग पॉइंट तय होगा। वो मीटिंग पॉइंट को आप विद्यालय, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अन्य नामों से जानते हैं या किसी अन्य रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले से तय की गई तब विचारों के माध्यम से प्रदान की जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि औपचारिक शिक्षा वह है जो निश्चित स्थान पर निश्चित लोगों द्वारा प्रदान की जाती है। इसमें पाठ्यक्रम, विषय और समय भी क्या है, पूर्व निर्धारित होता है। पाठ्यक्रम भी पहले से निर्धारित है, विषय भी पहले से निर्धारित है, समय भी पहले से निर्धारित है, मिलने का स्थान भी पहले से तय है, और कौन मिलेगा, कौन पढ़ेगा और कौन पढ़ाएगा, ये भी पहले से तय है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है, जब पहले से चीजें तय करके क्या की जाती हैं, शिक्षा प्रदान की जाती है, तो इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, औपचारिक शिक्षा बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, ऑफिशियल एजुकेशन बोलते हैं। वैसे ऑफिशियल शब्द सही नहीं है, फॉर्मल आप याद रखिए, ठीक है। इस शिक्षा का सबसे मुख्य स्थान क्या है, विद्यालय परिसर है। इसके अतिरिक्त कहाँ है, पुस्तकालय हो गया, चित्र भवन हो गया, औपचारिक शिक्षा के क्या हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या है, आपको याद रखना है औपचारिक शिक्षा के तहत। अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, तो औपचारिक शिक्षा व्यवस्था में अध्यापक और विद्यार्थी स्कूल की कक्षा में आमने सामने होते हैं, तब विद्यार्थी को रोज कक्षा में जाना होता है। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया ना कि अगर आपको एक जगह पे मिलना है, मीटिंग पॉइंट आपका तय कर दिया गया है शिक्षक और शिक्षार्थी का, तो सीधी सी बात है, रोज आमने सामने होंगे ना वो, ठीक है। अटेंडेंस लगेगी, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैम टाइप से। इसके बाद औपचारिक शिक्षा पूर्णकालिक अध्यापक केंद्रित होती है। क्या होता है, अध्यापक केंद्रित होती है। अध्यापक जो बोलेगा वही शिक्षा क्या है आपको ग्रहण करनी है। अध्यापक क्या होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, सभी छात्र क्या होते हैं उसके उस पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को एक निश्चित रूप में क्या किया जाता है, समय में पूरा करवाया जाता है। मतलब तय होता है ना कि भाई जुलाई में क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम चालू होगा, तो क्या किया जाएगा, उसको मार्च में खत्म हो जाएगा, ताकि मार्च में क्या हो जाएंगी, आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी, ठीक है। औपचारिक शिक्षा में व्याख्यान विधि अथवा मौखिक शब्दावली की क्या होती है, प्रमुखता होती है। सीधी सी बात है, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि आप मेरे से ऑफलाइन क्लास में पढ़ने आएंगे, तो ऑफलाइन क्लास में मेरे बोलने का तरीका, मेरा एक हाव भाव, मेरे मेरे एक एक्सप्रेशन, मेरा चीज़ें को समझाने का एक तरीका जो है वो अलग होगा, और उस चीज़ का क्या होता है, विद्यार्थी पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा औपचारिक शिक्षा में छात्र एक दूसरे के निकट संपर्क में आते हैं। जस्ट अभी हमने पीछे डिस्कस किया था कि अगर मीटिंग पॉइंट एक है, तो बच्चे वहां पे एक दूसरे से आकर के मिलेंगे, दोस्ती होगी, एक दूसरे क्या है, विचारों से क्या हो जाएंगे, वो जुड़ते जाएंगे, ठीक है। जबकि डिस्टेंस एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है। आप अपने घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 5-6 लोग बैठे होंगे, सब अपने मतलब सब अपने अपने घर में क्या बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग प्रकार की व्यवस्था हो जाती है, ठीक है। अब आते हैं मूल्य आधारित शिक्षा। ये भी आपका एक टॉपिक दिया हुआ है उसी 8th यूनिट में, मूल्य आधारित। क्या हो जाता है, मूल्य आधारित शिक्षा क्या बोला जाता है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो मूल्य आधारित शिक्षा से तात्पर्य उस शिक्षण से है जिसमें हमारे नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य समाहित हों, और उसको क्या कहा जाता है, मूल्य आधारित शिक्षा कहा जाता है। और इसमें क्या है, उन मूल्यों की शिक्षा दी जाती है। मतलब क्या हुआ, एक ऐसी शिक्षा जिसमें नैतिकता, सामाजिक संबंध और सांस्कृतिक मूल्य आदि के बारे में क्या है, बातें बताई जाती हैं, आदि के संबंध में शिक्षा प्रदान की जाती है। उस प्रकार की शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा। अर्थात नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों को अगर मैं क्या कर रहा हूँ, शिक्षा के माध्यम से देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वह शिक्षा क्या कहलाएगी, मूल्य आधारित शिक्षा कहलाएगी, ठीक है। विषय को मूल्य परक बनाकर उनके माध्यम से प्राचीन एवं अर्वाचीन जीवन मूल्यों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में समाहित करना, ताकि शिक्षार्थी का संतुलन सर्वतोमुखी विकास क्या हो सके, संभव हो सके, ठीक है। तो क्या करना है, विषय को मूल्य परक बनाना है। मूल्य परक बनाने का मतलब क्या होता है, उसमें मूल्यों का समावेशन करना है। क्या क्या मूल्य का समावेशन करना है, आगे की स्लाइड हम देखते हैं, ठीक है। तो मूल्यों का समावेशन करना है, ताकि उसके माध्यम से प्राचीन एवं अर्वाचीन जीवन मूल्यों का, जीवन मूल्य मतलब क्या होता है कि आपको जीवन में किन किन मूल्यों की आवश्यकता है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक सुखी जीवन जीने के लिए, एक शांति में जीवन जीने के लिए, ठीक है। उन मूल्यों को क्या देना, शिक्षा देना, ताकि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व में क्या हो सके, विकास हो सके, ठीक है। और उसमें क्या हो सका, उसका एक चहुमुखी विकास जिसको बोलते हैं ना, सर्वतोन्मुखी विकास मतलब क्या होता है, या संतुलित विकास मतलब क्या होता है, चहुमुखी विकास होना, ठीक है। उसमें क्या हो जाना, सभी प्रकार की प्रतिभाओं का क्या हो जाना, विकास हो जाना।
इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या बोलते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा बोलते हैं। अब आता है पॉइंट, इसकी आवश्यकता क्या है, इसका महत्व क्या है, ये शिक्षा क्यों दी जानी चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में मानवीय मूल्यों के पतन को रोकने हेतु, ये बहुत बड़ी समस्या है, समझो। मैं इसको कई बार कई जगह एग्जाम्पल के तौर पे कई कोट करता रहता हूँ, वही एग्जाम्पल मैं आपके समक्ष भी रखता हूँ। कोरोना टाइम पे इस चीज का आपने व्यक्तिगत तौर पे हो सकता है मीडिया खबरों के माध्यम से अनुभव किया हो। केरल में शिक्षा का स्तर आज की तारीख में अगर बात करें, लिटरेसी रेट, तो लगभग 100% है। प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है, सबको पढ़ना आता है, सबको लिखना आता है, सब लोग शिक्षित हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। इसका मतलब क्या होता है, वहां पे किसी प्रकार का क्राइम नहीं होना चाहिए, वहां पे किसी प्रकार के अमानवीय कृत्य नहीं होने चाहिए। कोरोना काल में क्या हुआ, वहां पे कुत्तों को गाड़ी के पीछे बांध करके घसीटा गया, कुत्तों को गाड़ी के पीछे बांध करके लोगों द्वारा घसीटा गया। हाथी के सूंड में यहाँ पर छोटे छोटे वो जो लोकल बम बनाए जाते हैं, ठीक है, वो आपको उसमें मिर्जापुर वगैरह में मिल जाएंगे, यूपी बिहार में, ठीक है, वो सब जो तमंचा बनाते हैं वो लोग, उन छोटे छोटे बम के माध्यम से हाथियों के सूंड में रखा गया और उसको क्या किया गया, ब्लास्ट किया गया, हाथी मर गए वहां पर। ठीक है, ये सब खबरें आपको वहां पे मिल जाएंगी। पॉइंट के मेरा एग्जैक्टली ये है कि आपने 100% लिटरेसी रेट कर दिया, शिक्षा आपको सबने प्रदान कर दी, लेकिन असल शिक्षा क्या थी वहां पर, मूल्य आधारित शिक्षा। मूल्यों का उनमें क्या था, पतन हुआ। मूल्यों का उनमें क्या है, विकास आपने नहीं किया, जिसके कारण क्या हुआ, इस प्रकार के अमानवीय कृत्य उनके द्वारा अंजाम दिए गए। ठीक है, तो ये जो आधुनिक वर्तमान युग है, वैज्ञानिक युग है, यहां पर मूल्यों का विकास होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास परमाणु बम है, तो परमाणु बम का प्रयोग अगर आपको करना यूज नहीं आता है, उसका प्रयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके पीछे किन किन मानवीय मूल्यों का ह्रास होगा, कैसे मानवता का नाश हो सकता है, अगर वो चीज आपको नहीं पता है, तो वहां पर आपको मूल्य आधारित शिक्षा देने बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद आता है आपका उपभोक्तावादी युग में व्यावसायिक मानव में जनहित की भावना क्या करना, जागृत करना। वही मेरा पुराना वाला पॉइंट, जो पहला वाला पॉइंट से रिलेटेड था, कि आज की तारीख में सब क्या है, उपभोक्तावादी हैं, क्योंकि समाज ही वैसा हो चुका है, क्योंकि व्यवस्था वैसी हो चुकी है। पर वहां पर भी मानवता को जीवित अगर रखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्कूली पाठ्यक्रम में या पूरे शैक्षिक व्यवस्था में क्या करना पड़ेगा, मूल्य आधारित शिक्षा देनी पड़ेगी। इसके अलावा युवा पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करना, अनैतिक कार्यों के प्रति विरोध की भावना जागरूक करना। हम गलत देख रहे होते हैं पर हम बोलते कुछ नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इससे हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर मूल्य की कमी है। किस मूल्य की कमी है, आपके अंदर सत्यनिष्ठा की कमी है, ठीक है, या आपके अंदर अन्य मूल्यों की क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। इसके अलावा प्राच्य एवं पाश्चात्य दर्शन को क्या करना, समृद्ध करना। ये जो दर्शन है ना, ये जो दर्शन है, इस दर्शन का मूल आधार ही क्या है आपका, क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड एजुकेशन, मतलब मूल्य आधारित शिक्षा। इस दर्शन का क्या है, मूल आधार क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा। अगर आपको उसको समृद्ध करना है, उसको क्या करना है, आपको संरक्षित करना है, उसको प्रिजर्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मूल्य आधारित शिक्षा को आत्मसात करवाना पड़ेगा बच्चों को अपने, ठीक है। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा क्या करना, सुदृढ़ करना, ठीक है। समाज में हो रहा है मूल्यों का पतन, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आता है किस किस प्रकार के हम मूल्य दे सकते हैं। जैसे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व। आपको अंदर से किसी चीज का आभास होना चाहिए, आप कुछ गलत होता देख रहे हैं, आप किसी को किसी प्रकार की समस्या में देख रहे हैं, वहां पे आपको स्वयं आभास होना चाहिए, अंदर से आपकी अंतरात्मा से एक आवाज निकलनी चाहिए कि मुझे सामने वाले व्यक्ति की मदद करनी है। सिंसियरिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आप क्या है, सिंसियर हो किसी काम के प्रति, पंक्चुअल हो, समयबद्ध तरीके से आप काम करते हो, कोऑपरेशन हो, सहयोगात्मक रवैया रखते हो। पूरा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म चल गया उसका, अमूल का, ठीक है। वो किस आधार क्यों चल गया, क्योंकि हमने क्या किया, एक सहयोगात्मक मूल्य सीखा। इसके अलावा एक दूसरे के प्रति क्या होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए, ठीक है। ये जो सम्मान का भाव है, रिस्पेक्ट है ना, बहुत कई बार आपने लोगों ने सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो मेरे से सुन लो, ठीक है। सिंपल से क्या होता है, रिस्पेक्ट हम बात करते हैं, रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, टू वे स्ट्रीट है। टू वे स्ट्रीट मतलब क्या होता है, टू वे स्ट्रीट मतलब क्या होता है कि भाई ऐसे एक ऐसा रास्ता है कि मतलब आप किसी को सम्मान देंगे तो ही वो आपको क्या है, सम्मान देगा। आप दूसरे का अपमान करेंगे और फिर अपेक्षा करेंगे सामने वाला व्यक्ति भी मुझे सम्मान देगा, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। तो हमको एक दूसरे के सम्मान करना चाहिए। एक दूसरे का सम्मान अलग अलग रूपों में निकल करके आ सकता है, ठीक है, उसके विचारों के प्रति, उसके भावनाओं के प्रति, उसके धर्म के प्रति, उसकी अन्य चीजों के प्रति, ठीक है। इसके अलावा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्परामेंट का मतलब क्या होता है, एक वैज्ञानिक तर्कसंगत विचार आना चाहिए आपके अंदर। वैज्ञानिक तर्कसंगत सोच विचार का मतलब क्या होता है कि अगर ये चीज हो रही है, अगर कोई चीज आपको करने के लिए बोली जा रही है, तो आपके अंदर सबसे पहला प्रश्न आना चाहिए कि ये क्यों करवाई जा रही है मुझसे, ठीक है, ये काम मैं क्यों करूं,
ठीक है, ये यहाँ पे दिया ना व्हाई, हाउ, व्हेन, ऐसे प्रश्न आपके अंदर आने चाहिए। अगर ऐसे प्रश्न आपके अंदर उठते हैं तो आपके अंदर क्या है, एक वैज्ञानिक रूप से तर्कसंगत रूप से विचार करने की क्षमता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट आपके अंदर है। इसके अलावा सेंसिटिविटी होनी चाहिए। हम बोलते हैं ना सहानुभूति, समानुभूति, करुणा, दया, लोगों की भावनाओं को, लोगों के कष्ट को, दर्द को समझने की आपके अंदर भावना होनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, मूल्य आधारित शिक्षा है। इसके अलावा टॉलरेंस होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए आपके धर्म के प्रति, आपके दूसरों के धर्म के प्रति, दूसरों के विचारों के प्रति, दूसरों की भावनाओं के प्रति, दूसरे की मान्यताओं के प्रति हमको क्या होना चाहिए, हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए। तो ये पूरा क्या हो जाता है आपका उसका वैल्यू एजुकेशन, वैल्यूएडेड एजुकेशन का, या वैल्यू एजुकेशन का, या मूल्य आधारित शिक्षा क्या हो जाता है, महत्व हो जाता है, आवश्यकता हो जाती है, उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है एक और उसमें टॉपिक दिया हुआ आपका कौशल शिक्षा, कौशल आधारित शिक्षा। कौशल विकास क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। तो कौशल विकास युवाओं में कौशल अंतर की पहचान करने और उन्हें कौशल प्रशिक्षण और रोजगार लाभ प्रदान करने की क्या है, प्रक्रिया है। मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा विकास, एक ऐसी शिक्षा जिसके माध्यम से क्या किया जाता है, स्किल गैप को पहचाना जाता है। किसको पहचाना जाता है, स्किल गैप को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कहाँ पे, किस क्षेत्र में, किस पर्टिकुलर आयु वर्ग में, किस समुदाय में क्या है, पर्टिकुलर स्किल की कमी है, पर्टिकुलर कौशल की कमी है। वहां पे हम क्या करेंगे, डिमांड अनुसार, मांगा अनुसार क्या करेंगे, एक कौशल क्या करेंगे, वहां पर प्रवेशित करवाएंगे, वहां पे लोग कौशल क्या करेंगे, कौशल शिक्षा क्या करेंगे, प्रदान करेंगे। ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं की क्षमता को अस्वीकार करना, स्वीकार करना, उचित मार्गदर्शन, बुनियादी ढांचे, अवसर, प्रोत्साहन के साथ उनकी सेवा, उनके करके उनका समर्थन करना है, जो उन्हें उनकी महत्वाकांक्षा प्राप्त करने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। शिक्षा और कौशल सभी के लिए आवश्यक है और वे दोनों सभी के करियर की क्या होते हैं, शिक्षा और कौशल सभी के लिए आवश्यक है, वे दोनों सभी के करियर की यात्रा में साथ साथ चलते हैं। वे किसी देश के आर्थिक विकास, सामुदायिक विकास क्या होते हैं, जड़े होते हैं। मतलब सिंपल से बात है ना कि अगर आपके देश को क्या बनना है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में क्या बनना है, दुनिया का मसीहा बनना है। ठीक है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या बनना है, दुनिया का मसीहा बनना है, दुनिया का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है अगर भारत को, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हमारे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोगों को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित स्किल प्रदान करनी पड़ेगी। और जैसे ही वो स्किल प्रदान करेंगे तो वो दो तीन चीजों में सहायक हो जाएगी। पहली चीज कि जिसको आपने स्किल प्रदान करी, जिसको आपने कौशल प्रदान किया, उसके कैरियर की यात्रा में साथ साथ चलता रहेगा। मतलब उसके जीविकोपार्जन क्या बन गया, वो माध्यम बन गया, पहला। दूसरा, अगर हम इंडिविजुअली क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, हम अपने व्यक्तिगत तौर पर क्या करते जाएं, सब अपना अपना विकास करते जाएं हम सब, तो उससे क्या हो जाएगा, देश का विकास हो जाएगा आर्थिक रूप से, और आपकी कम्युनिटी, आपके समुदाय, आपकी सोसाइटी का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि अगर मैं विकास करूंगा तो मेरा परिवार विकास करेगा, मेरा परिवार विकास करेगा तो समुदाय का विकास होगा, समुदाय का विकास होगा तो राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। ठीक है, तो इस चीज के साथ क्या है, ये इस चीज में कौन सहायता करेगा, आपका कौशल करेगा। इसीलिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारें देश भर में अपने कौशल भागीदारों के साथ युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए क्या कर रही हैं, निरंतर प्रयास कर रही हैं। उसके बाद 2014 के बाद से, उसके पहले भी सरकारों ने प्रयास किया है, और 2014 के बाद से प्रयास क्या है, थोड़ा ज़्यादा उभर करके आने लग गया प्रचार आदि के माध्यम से। चाहे आपका स्किल इंडिया मिशन हो, प्रधानमंत्री ग्राम कौशल्या योजना हो, प्रधानमंत्री कौशल मिशन हो, ठीक है, अलग अलग अन्य जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, उस्ताद योजना चलती है। ठीक है, ये सब आप योजनाएं पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सब क्या है, आप योजनाएं पढ़ लीजिएगा। योजनाएं पढ़ लीजिएगा मतलब क्या है, सिर्फ इस वाले टॉपिक के लिए योजनाएं पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा मैं, कहीं से आप योजनाओं का एक पूरा बंच मिल जाएगा, उसको पढ़ लीजिएगा, ताकि क्या है, योजनाएं वगैरह अगर करंट अफेयर के उसमें रूप में पूछी जाती हैं आपसे, तो आपको पता रहे, उसके बारे में जानकारी रहे आपको। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब आता है इसके जो कौशल विकास है, इसके लिए क्या है, कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं। पहली एक व्यवस्था क्या आती है, आपका एनएसडीसी आता है। एनएसडीसी क्या बोला जाता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एक क्या है, गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। क्या है, पहली बात तो पब्लिक कंपनी है, मतलब सरकार का नियंत्रण है। ठीक है, पहली बात तो इसको क्लियर रखो। दूसरा पॉइंट है कि अगर सरकार का नियंत्रण है तो साथ ही साथ क्या है, वो गैर लाभकारी है, मतलब एक एनजीओ के रूप में कार्य कर रहा है वो। ठीक है, मतलब उसको किसी प्रकार का नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको मतलब इस गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी को अगर मैं एक शब्द में बोलना चाहूँ तो क्या बोल सकता हूँ, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एंटिटी है। क्या है, नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट एंटिटी है। क्या है, गवर्नमेंट एंटिटी है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है, किसी प्रकार का ये लाभ कमाने के लिए मार्केट में नहीं है। इसकी स्थापना कब की गई, 31 जुलाई 2008 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत की गई थी। बाद में क्या हुआ, देखो इसको समझो। अब आपके देश में कंपनी अधिनियम अभी तक सिर्फ दो ही आए हैं। एक कब आया था, 1956 में पहला, दूसरा कब आया, 2013 में।
इसकी स्थापना कब की गई? 31 जुलाई 2008 को की गई, मतलब 2013 के पहले की गई। तो 56 के तहत की जाएगी। 56 के तहत क्या है? धारा 25 के तहत कर दी गई। बाद में क्या होता है? अधिनियम पूरा अधिनियम खत्म कर दिया जाता है। 2013 में एक नया अधिनियम आता है जिसकी धारा 8 के तहत क्या किया गया? इसको गठित माना गया है। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम धारा 8 के तहत एनएसडीसी क्या किया जाता है? गठन किया गया है। एनएसडीसी की स्थापना वित्त मंत्रालय ने की थी। किसके रूप में? ट्रिपल पी के रूप में। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पीपीपी का मतलब क्या होता है? कोई प्राइवेट संस्था करके निर्माण करेगी, फिर वो उसमें से अपना क्या करेगी? लाभ कमाएगी, और तत्पश्चात उस पूरी व्यवस्था क्या कर देगी? सरकार को हस्तांतरित कर देगी। ठीक है, जैसे क्या है? उदाहरण के लिए सिंपल सा, जैसे अभी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बना रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, वो क्या है? पीपीपी के तहत बनाया गया है, जिसमें क्या है? बंसल ग्रुप को क्या किया गया था? वो टेंडर प्रदान किया गया था। ठीक है, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन काम करता है। एनएसडीसी का उद्देश्य बड़े गुणवत्ता और लाभ के लिए व्यावसायिक संस्थाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करके कौशल विकास को बढ़ावा देना है। यह कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले उद्यम कंपनियों और संगठनों को धन प्रदान करके कौशल विकास में उत्प्रेरक रूप में क्या करता है? काम करता है। इसका एकमात्र उद्देश्य क्या है? कौशल विकास के लिए क्या करना? काम करना। ठीक है, अब आता है एक और संस्था आती है इसी में, एनएसडीए। ठीक है, वो क्या था? कॉर्पोरेशन था। ये क्या है? एजेंसी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। एनएसडीए वो एनएसडीसी था। ठीक है, तो एनएसडीए क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी, क्या है? स्वायत्त संस्था है। क्या है? स्वायत्त संस्था है। इसका रजिस्ट्र इसका स्थापना कैसे हुई? निर्माण कैसे हुआ? तो इसको सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के तहत बनाया गया। अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, एनएसडीसी को कैसे बनाया गया है? देखो, एनएसडीसी को कैसे बनाया गया था? एनएसडीसी को आपने क्या देख लिया? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत बनाया गया। ठीक है, पहले 56 के तहत, बाद में 13 में उसको शिफ्ट कर दिया गया, धारा 8 के तहत हो गया। पर इसको किसके तहत बनाया गया है? एनएसडीए को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। किसके तहत? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत बनाया गया है। किसके तहत? कौन सी मंत्रालय? वो वित्त मंत्रालय का था। एनएसडीसी किसके तहत था? वित्त मंत्रालय के तहत था। ये किसके तहत है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि मंत्रालय कब बनाया गया? ये मंत्रालय ही कब बनाया गया था? जुलाई 2014 में बनाया गया था। ठीक है, इट एंकर्स द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, ये किस हेतु काम करता है? कैसे किस रूप में काम करता है? किसके माध्यम से काम करता है? तो ये एक फ्रेमवर्क बनाता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। क्या बनाता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक है, एनएसडीसी समझ में आ गया था। एनएसडीसी को आपने क्या देख लिया था? डाउट मत रखना किसी प्रकार का। ठीक है, एनएसडीसी क्या था? 56 की धारा 25 के तहत 2013 की धारा 8 के तहत क्या बनाई गई? कंपनी है, जिसको वित्त मंत्रालय के तहत बनाया गया था, ट्रिपल पी मॉडल पे। ठीक है, ठीक है, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अधीन क्या कर रहा है? वर्तमान में काम कर रहा है। मतलब बनाया कब, किसके तहत गया था? वित्त मंत्रालय के तहत। अभी किसके तहत है? वही स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत। ठीक है, जबकि आपका जो एनएसडीए है वो डायरेक्टली एनएसडीए किसके तहत बना दिया गया है? आपका जो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के तहत दोनों आएंगे, एनएसडीए और एनएसडीसी आएगा। पर एनएसडीसी का निर्माण प्रारंभ में किसके तहत हुआ था? वित्त मंत्रालय के तहत हुआ था। ठीक है, इतना मैं बताना चाह रहा हूँ। वो कंपनी एक्ट के तहत है, ये 1860 के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत है। ठीक है, ये कैसे काम करता है? तो एनएसक्यूएफ के माध्यम से काम करता है। इसको बनाया कब गया था? एनएसडीए को। ठीक है, एनएसडीए को बनाया कब गया है? 2013 में बनाया गया था। किसके तहत? 1860 वाले एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये क्या था आपका पूरा उसके कौशल विकास के रूप में था, जिसमें आखिरी में क्या आता है? आपका एनएसक्यूएफ फ्रेमवर्क आता है। एनएसक्यूएफ फ्रेमवर्क कुछ नहीं है, सिंपल सा, जो एनएसडीए है वो काम करने के लिए एक फ्रेमवर्क बना करके रखा हुआ है, एक तरीका बना करके रखा हुआ है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये क्या है? इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्किल क्वालिटी अश्योरेंस फ्रेमवर्क है। मतलब क्या है? आप समझ लिए, कोई स्किल आप प्राप्त करते हैं, मतलब क्या है? आप कोई स्किल प्राप्त करते हैं, समझ लिए कि आप कंप्यूटर रिपेयरिंग के संबंध में कोई क्या है, सरकार के किसी स्किल डेवलपमेंट सेंटर से क्या है, कोई शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई कौशल प्राप्त करते हैं, तो बाद में क्या करेगा वो? उसका क्या करेगा? क्वालिफिकेशन टेस्ट करेगा, या समझ लो कि क्वालिटी एश्योरेंस टेस्ट करेगा कि हाँ, जो आपने शिक्षा प्राप्त करी है क्वालिटेटिव थी अथवा नहीं थी। सिर्फ इतनी क्या है, इसके माध्यम से काम किया जाता है। ठीक है, इसमें काम करता कौन है इस माध्यम इसके लिए? तो एनएसडीए काम करता है इसके तहत। ठीक है, तो ये क्या पूरा क्या था? आपका यूनिट 8 का टॉपिक था। ठीक है, यहाँ से क्या होता है आपका? ये वाला पूरा टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। ठीक है, अब एक बार आ जाओ आपके सिलेबस में, सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एग्जैक्टली वहाँ सिलेबस में आपके क्या क्या हो चुका है। ठीक है, क्या क्या है? तो यहाँ पे पहले चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं कई बार। ठीक है, आपका एक मिनट ना। हम्म,
ये जो इकाई 8 दिया हुआ है 2020 की नीति दी हुई थी, हमने पढ़ ली। ठीक है, औपचारिक दूरस्थ शिक्षा दी थी, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा, विधि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कृषि शिक्षा, ये सब हमने पढ़ लिया। सामान्य शिक्षा में पढ़ने की आवश्यकता नहीं कुछ भी। मूलधारित शिक्षा, कौशल शिक्षा, ठीक है, ये सब हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगर बात कर लें कि क्या क्या हो चुका है आपका, उसके बारे में चर्चा कर लें। ठीक है, तो अभी ये आपने क्या देख लिया, यूनिट 8 हो चुका है। क्या हो चुका है आपका यूनिट 8, आज से क्या होता है आपका यहाँ पे समाप्त होता है। इसके अलावा और क्या हो चुका है, मेरे द्वारा क्या क्या करवाया जा चुका है आपको। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट करवाई जा चुकी है। ठीक है, कौन सी यूनिट फर्स्ट पूरी करवाई जा चुकी है, यूनिट सेकंड क्या है पूरी कवर की जा चुकी है। ठीक है, अब और इसके अलावा हमने क्या किया, इसके अलावा हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आपको 1 से 2 दिन के अंदर पूरा पूरा क्या करवा दिया जाएगा, यूनिट 9 करवा दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर, इस लेक्चर के पश्चात 1 से 2 दिन के अंदर आपको यूनिट 9 पूरा कवर करवा दिया जाएगा। तत्पश्चात हम क्या है अगले उसमें चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें हम कोशिश करेंगे अगला चैप्टर आपका क्या है ऊपर से चालू करें, ताकि क्या है आपकी प्रक्रिया थोड़ी और क्या हो जाए, आसान हो जाए। ऊपर से मतलब क्या है इकाई 3 से चालू करें, ताकि क्या है जल्दी जल्दी चीज़ें और कवर होती चल जाएँ। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। ख्याल रखिए अपना, बारिश वगैरह हो रही, जहाँ जहाँ अतिवृष्टि हो रही है तो वहाँ पर आप लोग क्या है सुरक्षित बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।